कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि महिलाओं का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन इस कहानी में वो सोच धूल में मिल जाएगी। एक खामोश नजर, एक हल्की मुस्कान और एक अनदेखी चाल ताज तक की किस्मत बदल देगी। सुनिए, क्योंकि ऐसा खेल आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आओ, स्त्रियों का दिमाग घुटनों में होता है। जब यह बात रणधीर सिंह के दरबार में कही गई तो कोई नहीं जानता था कि यह एक राज्य को हिला देने वाली आग की चिंगारी बन जाएगी। दरबार सजा हुआ था, चमचमाते फर्श, सोने की कलम से लिखे दस्तावेज और हर कोने में बैठे मंत्री, सेनापति, पंडित और सलाहकार। एक विशेष दिवस था, पूरे राज्य की प्रजा को आमंत्रित किया गया था। स्त्रियां भी पहली बार इतने बड़े दरबार में शामिल हुई थीं। लेकिन जैसे ही यह टिप्पणी की गई, पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। हंसी, व्यंग्य और आत्ममुग्धता के बीच कोई नहीं देख सका उस एक चेहरा जो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। रूपलेखा महारानी चुप थीं, पर उनकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था। वे बगल में बैठे राजा रणधीर सिंह की ओर देखती हैं, जो स्वयं भी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे यह बात उनके विचारों की पुष्टि हो। दरबार में जब मंत्री बोला, अगर राजा ढीला हो जाए तो उसकी स्त्री कहीं भी मुंह मार लेती है। राजा भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। तभी रानी खड़ी हो जाती है। दरबार ठहर जाता है, जैसे समय कुछ पल के लिए ठिठक गया हो। रूपलेखा का चेहरा तेज था, पर वाणी में कोई ऊंचाई नहीं थी। राजा को देखते हुए वे कहती हैं, यदि मैं चाहूं तो आप कितनी भी निगरानी रख लें, मैं किसी भी पुरुष से संबंध बना सकती हूं और आपको भनक तक नहीं लगेगी। एक और सन्नाटा, जैसे कोई विस्फोट आवाज के बिना हुआ हो। रणधीर सिंह हंसते हैं। वे अपने सिंहासन पर पीठ टेक कर कहते हैं, यदि तुम ये कर सको और मैं जान न सकूं तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में नहीं, सिर में है। लेकिन अगर मैं जान गया तो तुम्हारा सम्मान मेरी तलवार के नीचे होगा। रूपलेखा कहती हैं, यह चुनौती स्वीकार है। उनकी आवाज में न भय था, न क्रोध, केवल आत्मविश्वास। इस दरबार में यह वचन युद्ध की घोषणा थी। एक ऐसा युद्ध जो तलवारों से नहीं, चालों और धैर्य से लड़ा जाएगा। जब सभा समाप्त हुई, दरबारियों के बीच चर्चा फैल चुकी थी। कोई कहता, महारानी तो खुद को रानी लक्ष्मीबाई समझ बैठी हैं। कोई कहता, देखना अब उनका घमंड टूटेगा। पर कोई नहीं जानता था कि रूपलेखा ने केवल अपनी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि पूरे स्त्री समाज की समझदारी को दांव पर रखा था। रात होते ही महल में कुछ हलचल शुरू हो गई। रूपलेखा ने अपनी सबसे प्रिय दासी कौशल्या को बुलाया। कल से मेरी यात्रा शुरू होती है, तीर्थ नहीं, युद्ध यात्रा। और इस युद्ध में कोई तलवार नहीं चलेगी, केवल दिमाग और इरादे होंगे। उस रात रूपलेखा ने अपने सारे आभूषण उतार दिए, सादा वस्त्र पहना, शरीर पर एक विशेष इत्र लगाया, ऐसा जिसकी महक सामान्य लेकिन यादगार हो। उसी रात एक और आदेश जारी किया गया। राजा रणधीर सिंह ने अपने सबसे वफादार और चालाक गुप्तचर फारदार विक्रम को रानी पर नजर रखने का आदेश दिया। उसकी हर चाल, हर गति, हर शब्द पर नजर रखना, रणधीर सिंह ने कहा। अगर वह किसी से संबंध बनाने की कोशिश करे तो मुझे पहले पता चले। विक्रम, जो वर्षों से राजा का वफादार था, यह काम पूरी निष्ठा से स्वीकार करता है। दूसरे दिन रूपलेखा तीर्थ यात्रा के नाम पर महल से रवाना होती है, साथ में कुछ दासियां और कुछ पहरेदार। उनका गंतव्य था नरसिंहगढ़ का शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र। यह स्थान केवल पुरुषों के लिए सुरक्षित था, जहां तलवारबाजी, गुप्त युद्ध और नीति की शिक्षा दी जाती थी। वहां अन्य रियासतों के राजकुमार भी गुप्त रूप से अभ्यास करने आते थे। रूपलेखा वहां सामान्य महिला बनकर प्रवेश करती है। उनका नाम वहां सुजाता बताया जाता है। वहीं पर एक युवराज से उनकी नजरें टकराती हैं। वह आत्मविश्वासी था पर घमंडी नहीं, वीर था पर कठोर नहीं। उसका नाम था, अभी प्रकट नहीं होता, लेकिन उसकी और रूपलेखा की मुलाकातें, अभ्यास और वार्ताएं धीरे धीरे लंबी होती चली जाती हैं। उस युवराज से जुड़ी एक और बात थी जिसे रूपलेखा ने सबसे छुपाया, यहां तक कि अपने विचारों से भी। उसकी नजरों में एक और चेहरा भी प्रतिबिंबित होता था, मोहिनी का। मोहिनी रूपलेखा और रणधीर सिंह की बेटी, जो खुद एक सक्षम तलवारबाज बनने के लिए उसी गुप्त केंद्र में प्रशिक्षण ले रही थी, मां की जानकारी में, पर राजा से छुपाकर। मोहिनी अक्सर रानी से मिलने आती, लेकिन कोई उन्हें मां बेटी नहीं समझता था। और मोहिनी की आंखों में वही युवराज बसने लगा था जिसे रूपलेखा बहुत करीब से जानती जा रही थी। लेकिन रूपलेखा का ध्यान अभी दूसरे लक्ष्य पर था। उन्हें इस परीक्षा में राजा को यह दिखाना था कि एक स्त्री अपने रूप से,
अपने हाव भाव से, अपने संकेतों से किसी भी पुरुष को मोहित कर सकती है बिना देह को स्पर्श किए। अब वह चरण आता है जब रूपलेखा फाड़दार विक्रम को फंसाने का नाटक रचती है। रात का समय था, नरसिंहगढ़ का बागीचा शांत था, चांद अपनी चादर में बिछा हुआ और हवा में वो ही इत्र जो रानी हर बार इस्तेमाल करती थी। विक्रम पेड़ों की आड़ में छुपा रानी की गतिविधियां देख रहा था। रूपलेखा जानती थी कि वो वहां है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा वस्त्र पहना था जिससे उनकी त्वचा की झलक फैले, पर अश्लील न लगे। उनकी चाल में सौंदर्य था, उनकी सांसों में रहस्य। वो रुकती हैं, हवा में कुछ कहती हैं, जिससे लगता है जैसे कोई इशारा हो। विक्रम की आंखें ठहर जाती हैं। रूपलेखा उसके पास जाती है और धीमे स्वर में कहती है, राजा का आदमी हो, पर क्या दिल भी उनके ही पास है? विक्रम कुछ नहीं कह पाता। उसकी चुप्पी ही उसका उत्तर बन जाती है। रूपलेखा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, वही मुस्कान जो युद्ध से पहले योद्धा पहनता है। यही समाप्त होता है, लेकिन इस चुप्पी में कई रहस्य छिपे हैं। फाड़दार की नजर में अब रानी केवल उसकी रानी नहीं, एक रहस्य है, और राजा रणधीर सिंह अब भी नहीं जानता कि खेल शुरू हो चुका है। नरसिंहगढ़ की वो रात अब विक्रम की स्मृति में कैद हो चुकी थी। रानी रूपलेखा की वह एक झलक, वह सुगंध, वह धीमी आवाज, सब कुछ अब उसके सोचने और सोने के बीच की जगह घेरने लगा था। वह फाड़दार था, वर्षों की निष्ठा, आदेश पालन और अनुशासन का पुतला। पर रानी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसने पहली बार खुद को किसी के अधीन महसूस किया। वो बात उसे याद थी। राजा ने कहा था, अगर वह किसी से संबंध बनाए और मुझे न पता चले तो मेरी हार होगी। विक्रम सोचता रहा, पर अगर वह संबंध मुझसे बन जाए तो मैं क्या करूं? नरसिंहगढ़ की सुबह, तलवारें, तप और टूटती दूरियां। दूसरी ओर तलवारबाजी के प्रशिक्षण का माहौल तेज हो रहा था। राजकुमार, जिसे सब अज्ञात राजकुमार कहते थे, हर मुकाबले में सबसे आगे था, और मोहिनी, जो एक साधारण राजकुमारी के वेश में वहां मौजूद थी, उसकी बराबरी में। मोहिनी की उम्र अब विवाह योग्य थी, पर उसका हृदय तलवार की धार की तरह आजाद था। राजा रणधीर सिंह ने उसे शस्त्र कला सिखाने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि वह अपने लिए रक्षक न चुने, खुद रक्षक बने। लेकिन मोहिनी का दिल अब वही कर रहा था जो दिलों को करना आता है, किसी की उपस्थिति में धड़कनें तेज करना। राजकुमार और मोहिनी आमने सामने खड़े थे। तलवारें टकरा रही थीं, लेकिन निगाहें कहीं और भिड़ रही थीं। अचानक मोहिनी की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। राजकुमार मुस्कुराता है, झुकता है और तलवार उठाकर मोहिनी की ओर बढ़ाता है। तुमने हार नहीं मानी, केवल ध्यान भटकाया। वह कहता है, ध्यान भटकाना भी एक रणनीति है। मोहिनी उत्तर देती है। उनकी हंसी, उनका मौन, उनकी चाल अब गुप्त नहीं रही, परंतु अभी भी अस्वीकार्य थी, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि यह प्रेम है। सिर्फ एक रूपलेखा, रानी की चालें और विक्रम का हृदय। रानी हर रात विक्रम को नए भ्रम में डाल रही थी। कभी बगीचे में एक लाल रुमाल छोड़ देती, कभी चुपचाप एक गीत गुनगुनाती जो केवल विक्रम सुन सके। एक दिन रानी उसे महल की छत पर अकेले बुलाती है। तुमने देखा मैं कितनी आसानी से तुम्हारे मन तक पहुंच गई? वह मुस्कुराती है। और तुम्हें लगा मैं तुम्हें चाहती हूँ? विक्रम स्तब्ध था, उसका चेहरा तमतमा उठा। आपने मेरे साथ खेला? नहीं विक्रम, रानी आगे बढ़ती है। मैंने तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाया कि पुरुष कितना भी वफादार हो, उसकी नजर फिसल सकती है। क्या तुम राजा को बताओगे? विक्रम चुप रहता है। नहीं बता सकोगे, क्योंकि अब तुम भी मेरी चाल का हिस्सा बन चुके हो। राजा को आता है आभास। उधर महल में रणधीर सिंह बेचैन होता जा रहा था। 3 सप्ताह हो चुके थे। रूपलेखा अपनी यात्रा पर थी और कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। रणधीर सिंह को सबसे अधिक तकलीफ इसी बात से थी। अगर उसने कुछ किया होता तो मुझे पता क्यों नहीं चला? उसने विक्रम से पूछा। कुछ समाचार? विक्रम कुछ क्षणों तक सोचता है, फिर कहता है, नहीं महाराज, रानी बिल्कुल मर्यादा में है। राजा को विक्रम की आंखों में कुछ अजीब सा दिखता है, जैसे भीतर कुछ जल रहा हो। वापसी, रानी लौटती है। एक शाम जब अमरगढ़ महल पर लालिमा छाई थी, एक रथ महल में प्रवेश करता है। रूपलेखा लौट चुकी थी। राजा ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ और था, जैसे वे कह रही हो, तैयार रहिए रणधीर, अगला मोहरा अब चलता। उस रात रूपलेखा अपनी कक्ष में अकेली थी। तभी मोहिनी आती है। दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखती है। मोहिनी की आंखों में प्रश्न है। रूपलेखा धीरे से कहती है, राजा तुम्हारे विवाह की बात करने लगे हैं। मोहिनी कांपती है।
मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रूपलेखा मुस्कुराकर कहती है, नहीं अभी नहीं, अंत में बताना, जब सब खत्म हो जाए तभी बताना। और कमरे में मौन फैल जाता है। अमरगढ़ के महल में रातें अब शांत नहीं थी। राजा रणधीर सिंह का मन भीतर ही भीतर बेचैन होने लगा था। वह एक युद्ध जीत चुका योद्धा था, पर यह युद्ध अजीब था। बिना तलवार, बिना रक्त और बिना शत्रु के। सामने कोई नहीं था, पर हार का डर था। कुछ तो था जो उसकी पकड़ से बाहर हो रहा था। रूपलेखा की वापसी के बाद वह हर रात उसे देखने के बहाने टोह लेता, उसे परखता, जैसे उसकी आंखों में छिपा कोई संकेत पकड़ना चाहता हो। लेकिन रूपलेखा अब एक बंद किताब थी, जिसका हर पन्ना सुंदर भी था और रहस्यमय भी। उधर महल के भीतर एक और कहानी धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। मोहिनी अब पहले से अधिक गंभीर दिखने लगी थी। तलवारबाजी का अभ्यास उसके जीवन का अभिन्न अंग था, लेकिन अब वह किसी अदृश्य ऊर्जा से संचालित हो रही थी। वह हर सुबह स्वयं अभ्यास करती, और जब राजकुमार भी उपस्थित होता तो दोनों की चाल, उनकी सांसें और उनके वार आपस में एक नई लय बनाते थे। यह प्रेम नहीं था, यह कोई सौदा भी नहीं था, यह था एक मौन समझ, जिसे दोनों ही स्वीकार चुके थे, बिना कुछ कहे। राजकुमार अब मोहिनी के सामने रुकता नहीं था, वह उसके साथ चलता था। जब भी दोनों किसी अभ्यास के बाद पेड़ों की छाया में बैठते, तो उनके बीच कुछ शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती। उनका मौन ही संवाद बन चुका था। मोहिनी की आंखों में अब भविष्य का कोई सपना पलने लगा था, लेकिन उसे यह भी भान था कि यह सपना किसी युद्ध से कम नहीं होगा। उसे पता था कि उसके पिता इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, न ही वह युवक किसी रियासत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। वह एक रहस्य था जो मोहिनी की जिंदगी में उजाला बनकर आया था। रूपलेखा को यह सब दिखता था। वह दूर से सब देख रही थी, समझ रही थी, और हर मोड़ पर कुछ न कुछ बुन रही थी। वह जानती थी कि मोहिनी के मन में प्रेम है, पर वह उसे तब तक उजागर नहीं करना चाहती थी जब तक उसकी अपनी चुनौती पूरी न हो जाए। वह चाहती थी कि राजा को उसकी बेटी की आंखों में कुछ भी न दिखे, जैसे उसे अब तक रानी की आंखों में नहीं दिखा। इधर फारदार विक्रम महल में लौटने के बाद बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की जगह अब द्वंद्व था। वह रूपलेखा से आंख मिलाने से बचता था। उसकी चाल पहले जैसी सधी हुई नहीं रही थी। उसने राजा को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह अब खुद को दोषी समझने लगा था। एक रात उसने अपनी तलवार कमरे की दीवार पर टांग दी और सोचने लगा कि क्या वह अब वफादार रह गया है, या महल के भीतर वह भी एक मोहरा बन चुका है। वह यह भी नहीं समझ पाया था कि क्या वास्तव में रानी ने उसके साथ कोई संबंध बनाया था, या वह केवल मानसिक भ्रम था। रूपलेखा के लिए वह भावनाओं से भर चुका था, लेकिन रानी के चेहरे पर कभी कोई स्नेह नहीं दिखा। सिर्फ एक मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसने उसकी निष्ठा को तोड़ डाला। राजा अब फारदार पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके भीतर संदेह घर कर चुका था, लेकिन उसे कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था। उसने रानी से सीधे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने एक नया आदेश जरूर जारी किया। अब उसकी निगाहें खुद दरबार के हर कोने में घूम रही थी। वह सोच रहा था कि रूपलेखा यदि सच में चाल चल रही है, तो वह अकेले नहीं हो सकती, जरूर कोई और भी शामिल होगा। वह फारदार पर नजर रखवाने लगा, वह दासियों की गतिविधियां देखने लगा, और उसकी निगाहें अब मोहिनी पर भी टिकी रहने लगी थी। एक रात जब रूपलेखा महल की छत पर बैठी थी, चांद की रोशनी में उसने एक चिट्ठी पढ़ी। यह चिट्ठी मोहिनी की लिखी हुई थी। इसमें कोई नाम नहीं था, पर शब्दों में प्रेम की सच्चाई और असहमति का डर था। रूपलेखा ने चिट्ठी को मोड़कर अपने वस्त्र में छिपा लिया। वह जानती थी कि मोहिनी अब उस मोड़ पर है जहां एक और स्त्री को यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी भावनाएं भी उतनी ही गहरी होती हैं जितनी उसकी बुद्धि। अब रूपलेखा के पास दो मोर्चे थे, एक अपनी चुनौती का जो वह राजा से लड़ रही थी, और दूसरा अपनी बेटी का जो अपने भविष्य को लेकर अनजाने अंधेरे में कदम रख चुकी थी। रानी अब केवल एक पत्नी या मां नहीं थी, वह अब एक चक्रव्यूह रच रही थी, जिसमें हर कदम, हर भाव, हर चुप्पी एक तीर बन चुकी थी। और उधर राजा रणधीर सिंह अब नींद में भी अपने दरबार के चेहरों को देखता रहता था। कोई मुस्कुरा रहा होता, कोई नजरें चुरा रहा होता, और किसी एक की आंखों में वह खुद को हारते हुए देखता। लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता था कि असली खेल कहां चल रहा है, कौन उसके करीब है और कौन उसकी बिसात से बाहर। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या उसकी रानी सचमुच उससे दूर जा चुकी है, या वो सब केवल एक छवि है जिसे समझ पाना अब उसके वश में नहीं। अमरगढ़ का वातावरण इन दिनों कुछ अधिक ही शांत लगने लगा था।
ये वही शांति थी जो किसी तूफान से पहले आती है। राजा रणधीर सिंह अब भीतर ही भीतर टूटने लगा था, पर उसकी बाहरी मुद्रा पहले से भी अधिक कठोर हो गई थी। उसे अब यकीन होने लगा था कि रानी रूपलेखा की चाल केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। कुछ ऐसा घट चुका है जो उसकी सत्ता की नींव को चुनौती दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उसे अब तक कुछ दिख क्यों नहीं रहा था। उसकी अनुभवी आंखें, उसकी आज्ञाकारी सेना, उसका जासूसी तंत्र सब जैसे निष्क्रिय हो गए थे। उसकी दृष्टि से छिपे रह जाना संभव नहीं था। फिर भी रानी की योजना में कोई छेद नहीं मिल रहा था। उसे अब अपने सबसे वफादारों पर भी भरोसा नहीं रहा था। रूपलेखा महल में लौटकर भी जैसे महल में नहीं थी। उसकी गतिविधियां सामान्य थीं, लेकिन उसकी आंखों में गहराता मौन अब और अधिक रहस्यमय लगने लगा था। वह हर दिन महल के गार्डन में टहलती, कभी राजकीय पुस्तकालय जाती, कभी रसोई में जाकर आम रसोइयों से बात करती। सब कुछ सामान्य लेकिन असामान्य रूप से शांत। राजा के गुप्तचर उसकी हर चाल पर नजर रख रहे थे, पर उन्हें कोई असाधारण गतिविधि नहीं मिल रही थी। लेकिन असल रहस्य यही था, जब कोई चाल सामान्य लगने लगे, वहीं असली जाल बिछाया जाता है। मोहिनी अब एक नए द्वंद्व में फंस चुकी थी। एक ओर उसकी तलवार, उसकी निष्ठा, उसके पिता की छवि, और दूसरी ओर वह राजकुमार जो उसके हर वार से अधिक उसकी हर चुप्पी को समझता था। उस दिन जब तलवारबाजी के अभ्यास के बाद वो अकेली पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी, राजकुमार चुपचाप उसके पास आया था और दोनों बिना कुछ कहे देर तक बैठे रहे थे। न कोई सवाल, न कोई वादा। फिर भी उस मौन में एक वाचा थी जो मोहिनी के भीतर कहीं स्थिर हो गई थी। वह जानती थी कि यह प्रेम जितना पवित्र है, उतना ही अस्वीकार्य भी, पर शायद यही अस्वीकार्यता उसे और अधिक खींच रही थी। राजा ने अब एक और योजना बनाई। उसने कुछ चुनिंदा सैनिकों को रानी की छाया में लगाने का आदेश दिया। इन सैनिकों को रानी के सबसे करीबी लोगों के बीच भेजा गया, दासियों, सेवकों, प्रशिक्षकों के वेश में। उनकी जिम्मेदारी थी रानी की हर हरकत को लिपिबद्ध करना और बिना बताए उसे महल के सर्वोच्च गुप्त पत्रों में लिखकर राजा तक पहुंचाना। राजा को अब भरोसा था कि कोई न कोई लीक मिल ही जाएगी। लेकिन राजा भूल चुका था कि रूपलेखा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वह एक खिलाड़ी थी जिसे हर चाल की गंध बहुत पहले से आ जाती थी। रूपलेखा ने जब पहली बार एक नई दासी की चालों में अस्वाभाविक नजाकत देखी, तो वह समझ गई कि राजा अब अपने आखिरी दांव की तैयारी में है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसने अपने हर कदम को दोगुनी सतर्कता से रखना शुरू किया। वह जानती थी कि खेल अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। उसने विक्रम को बुलाया नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि विक्रम उसकी चालों को अब खुद से भी अधिक समझता है। उसका मौन अब एक सहयोगी बन गया था। वहीं विक्रम, जो अब खुद एक कैदी था, भावनाओं का, अपराध बोध का और उस मोह का जो कभी उसने महसूस किया था, अब चुपचाप सब देख रहा था। उसने खुद से एक वादा किया था कि अब वह राजा को धोखा नहीं देगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि उसका हृदय पहले ही किसी और के दरबार में समर्पित हो चुका है। वह अब एक मूर्ति बन चुका था, चालें समझते हुए भी निष्क्रिय। राजा ने अब मोहिनी पर भी निगाहें डालनी शुरू कर दी थी। वह देख रहा था कि उसकी बेटी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसकी आंखों में एक स्थायित्व था, लेकिन साथ में एक नमी भी। राजा को यह बदलाव असहज करता था। वह नहीं जानता था कि यह परिवर्तन साधारण था या किसी गहरे राज की शुरुआत। एक रात उसने दासी से पूछवाया कि मोहिनी इन दिनों किसके साथ समय बिताती है। उत्तर आया, अकेली ही अभ्यास करती है या कभी कभी शस्त्र गृह में पुरानी तलवारों को देखती है। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसे अपनी बेटी पर विश्वास था, पर अपने समय और परिस्थितियों पर नहीं। उस रात जब रूपलेखा बालकनी में बैठी थी और आकाश बादलों से भरा हुआ था, मोहिनी उसके पास आई और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से कहा कि वह एक निर्णय लेने के करीब है। रूपलेखा ने उसकी ओर देखा, पर कोई सवाल नहीं पूछा। बस उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और इतनी बात कही, अभी समय नहीं आया है बेटी। जब आकाश से बादल हटेंगे, तब तुम्हारे निर्णय की रोशनी सबको दिखेगी। मोहिनी कुछ कहे बिना चली गई। उसके पैरों की चाल में भारीपन था, लेकिन उसके कंधे अब पहले से अधिक सीधे थे। अब इस कहानी में हर पात्र एक मोहरे की तरह चलता दिख रहा था, पर असल खिलाड़ी कौन था, ये केवल एक को ही पता था, और वह थी रूपलेखा। वह जानती थी कि अंतिम प्रहार का समय अब दूर नहीं। राजा अब अधिक दिनों तक अपने भ्रम में नहीं रह सकेगा। विक्रम अपने मौन से ज्यादा देर बच नहीं पाएगा।
और मोहिनी अपने प्रेम को छुपाकर नहीं रख सकेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह यह जानती थी कि उसकी यह जीत केवल एक स्त्री की नहीं होगी, बल्कि एक युग की मानसिकता पर प्रहार होगी, और वह प्रहार बिना रक्त के होगा। अमरगढ़ का सूरज अब धीरे धीरे गरमाने लगा था, लेकिन उस गर्मी में रानी रूपलेखा की आंखों की शीतलता अब भी बनी हुई थी। वह जैसे तपते हुए रेत पर नंगे पांव चलने वाली वह स्त्री बन चुकी थी जो हर जलन को सहती है, लेकिन पांव की थरथराहट कभी जाहिर नहीं करती। महल में इन दिनों कुछ अलग ही ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो हर दरबार के कोने में कुछ छिपा हुआ महसूस करवाती थी, जैसे हर दीवार के पीछे कोई कान लगा हो और हर मुस्कान के पीछे कोई साजिश पिघल रही हो। राजा रणधीर सिंह अब अपने अंतिम कदमों की ओर बढ़ रहा था। यह अंतिम नहीं था युद्ध के रूप में, बल्कि आत्मसम्मान के घमंड में लिपटा हुआ एक आखिरी दांव। उसने दरबार के भीतर एक गुप्त योजना बनाई। एक चुपचाप आने वाला संदेशवाहक रियासत से बाहर भेजा गया। उसका निर्देश था अमरगढ़ से परे के शत्रु राज्य की सीमाओं के पास एक गुप्तचर को भेजा जाए जो रूपलेखा के किसी भी संभावित संपर्क या सहयोगी को खोज निकाले। राजा मान चुका था कि रानी की योजना अकेले की नहीं हो सकती। वह अब इस संभावना पर विचार कर रहा था कि शायद कोई पड़ोसी राजघराना या विद्रोही समूह उसकी रानी के साथ खड़ा हो। ऐसा सोचना उसके भीतर एक जलन की तरह था जो उसे नींद नहीं लेने देती थी। वह एक राजा था, पर उस क्षण वह केवल एक ईर्ष्यालु पुरुष बन चुका था, असहाय, आहत और अपराजय होने के भ्रम से जकड़ा हुआ। मोहिनी इन दिनों बिल्कुल मौन थी। उसके चेहरे पर वैराग्य और प्रेम की अजीब सी मिलावट थी। वह राजकुमार से मिलती थी, पर अब उसके शब्दों में पहले जैसी लहर नहीं थी। वह जानती थी कि अब वह उस तलवार की धार पर खड़ी है जहां एक ओर प्रेम की जीत है और दूसरी ओर राजघराने का पतन। एक शाम जब वह तलवार का अभ्यास कर रही थी, राजकुमार ने उसका वार रोका और उसकी आंखों में देखा। मोहिनी की आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें जो जलता हुआ संकल्प था वह किसी युद्ध की तैयारी जैसा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अभ्यास समाप्त कर चली गई और वह युवक पीछे खड़ा रहा, जैसे एक सिपाही जो अपने सेनापति के आदेश की प्रतीक्षा करता है, चाहे वह आदेश उसका अंत क्यों न हो। रूपलेखा अब अपने गार्डन में रोज कुछ देर बैठती थी, वही गार्डन जहां वह सबसे पहले विक्रम से टकराई थी। विक्रम अब दूर दूर रहता था, पर रानी जानती थी कि वह वही है, छाया बनकर, मौन बनकर, अपराध बोध बनकर। उसने जानबूझकर विक्रम को एक दिन दोपहर के वक्त उसी गार्डन में बुलवाया जहां फूल खिले थे और समय शांत था। विक्रम आया, सिर झुकाए। रूपलेखा ने उससे कुछ नहीं पूछा, न कोई उत्तर मांगा, बस एक दृष्टि डाली और एक शब्द बोली, मैं अभी शुरू ही हुई हूँ। यह कहकर वह उठी और वहां से चली गई। विक्रम वहीं ठहर गया, उस वाक्य के भीतर कुछ न समझ पाने की असहायता में। राजा अब अपनी जासूसी प्रणाली के अंतिम चरण में था। उसने अपने सबसे पुराने और छायामय गुप्तचर को बुलाया, वह व्यक्ति जिसने वर्षों तक दुश्मनों के राज्य से समाचार लाकर कई युद्धों की दिशा बदली थी। राजा ने उसे सीधा आदेश दिया, रूपलेखा के हर संपर्क, हर संकेत, हर गूढ़ इशारे को खोज निकाला जाए। उसकी निगाहों में अब युद्ध से पहले की ठंडी निर्ममता थी। वह अब एक पति नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी राजा बन चुका था जो अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर सकता था। उधर रूपलेखा अब एक और योजना रच रही थी। उसने महल की पुरानी शाही दीवारों के पीछे बनी एक सुरंग को खुलवाया। यह सुरंग कई वर्षों से बंद थी और केवल कुछ विशेष मंत्रियों को इसके विषय में जानकारी थी। यह वही रास्ता था जहां से प्राचीन काल में संकट के समय राज परिवार महल छोड़कर सुरक्षित स्थान तक जाया करता था। रूपलेखा ने सुरंग को दोबारा खुलवाया, लेकिन इस बार कोई संकट नहीं था, बल्कि एक अवसर था। वह जानती थी कि अगर उसे अपने पक्ष का मोहरा चुपचाप महल से बाहर ले जाना है, तो यह मार्ग ही उसे वह राह देगा जिससे कोई अनुमान भी न कर सके। मोहिनी ने उस रात अपनी मां से पहली बार कुछ कहा, मां, क्या तुम कभी डरती हो? रूपलेखा ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, डरते वो हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। मोहिनी मुस्कुरा दी और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली राज तो अभी बाकी है। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पेज पर जाकर पार्ट 2 जरूर देखें।